इतने बड़े शहर को महिला होकर कैसे संभालेंगी। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी, क्योंकि महिला वो होती है जो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, अपने घर को सजाकर संवार कर और अपने घर को चलाने की कला वो अच्छी तरह जानती है। मुझे टिकट, मेरे काम को देखते हुए मुझे टिकट ऑफर किया गया था। अच्छा, टिकट किस काउंसलर के लिए, निगम पार्षद के लिए या विधायक का टिकट? अच्छा, मिलेगा हुआ था। लखनऊ नगर निगम में आने के बाद महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की एक बात आई थी, तो पिंक टॉयलेट हमने उस समय अपनी डिमांड रखी कि पिंक टॉयलेट हमारे शहर में बनने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास बनाया है। आपने नारी शक्ति सुना है, नारी के रूप में माँ होती है और नारी को दुर्गा का भी रूप बोला गया है। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की लखनऊ की फर्स्ट विमेन मेयर संयुक्ता भाटिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपकी मुलाकात संयुक्ता भाटिया जी से कराएंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। धन्यवाद ए न्यूज़ टुडे को। मैम, नारी को माँ दुर्गा का भी नाम दिया गया है और बहुत सारे नाम से नारी के बारे में बोला जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको प्रथम महापौर, महिला महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पे क्या कहना है मैम? मैं कहना चाहूँगी कि लखनऊ शहर को 100 साल में पहली बार महिला महापौर बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने संगठन का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक महिला को एक मौका दिया। महिला, इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं को मौका नहीं मिलता है राजनीति में, अक्सर महिलाओं को मौका कम मिलता है, लेकिन जब जब इतिहास गवाह है कि जब जब चाहे राजनीति हो या कई अन्य क्षण हो, जब जब महिलाओं को मौका मिला है, महिलाओं ने अपना परचम लहरा के दिखाया है। चाहे वो ई रिक्शा चलाने की बात हो या हवाई जहाज़ उड़ाने की बात हो या एवरेस्ट की चोटी पर अरुणिमा जैसी बेटी की चढ़ने की बात हो या फिर सेना में भर्ती होने की बात हो, तो महिलाओं ने कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा है। आज वो सशक्तिकरण का एक उदाहरण है और वो सामने है। मेरा ये मानना है कि महिला हमेशा से सशक्त रही है, दुर्गा के रूप में पूजी जाती रही है, सरस्वती के रूप में पूजी जाती है, लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती रही है और हमेशा महिला ने जब आवश्यकता पड़ी है, और चाहे हमारा पिछला इतिहास उठाकर देखिए, चाहे झांसी की रानी हो या दुर्गा देवी हो या फिर उदा देवी हो, सभी महिलाओं ने आवश्यकता पड़ने पर अपने परचम को लहराकर दिखाया और देश के प्रति जितना पुरुष का सहयोग होना चाहिए उतना महिलाओं का भी सहयोग हो, ऐसी उन्होंने प्रदर्शित किया। लेकिन आज महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता मुझे लगता है कि है ही नहीं, क्योंकि महिला स्वयं में, अपने आप में स्वयं सशक्त है। आवश्यकता है केवल उसको मानसिक रूप से तैयार करने की, वो अपने आप को सशक्त समझे। और इस समय अगर महिला आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारी ऐसे दिशा दी जा रही है जिससे महिलाओं को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया जा रहा है, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास, अवसर दिया जा रहा है। तो उस अवसर में अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो बढ़ रही हैं और बढ़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब मैं मेयर का चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय मुझसे आप जैसे पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आप 100 साल में पहली बार महिला बनने जा रही हैं। अगर इतना बड़ा शहर है, अभी तो कोई पुरुष उसको संभाल नहीं पाया, तीव्र गति से जनसंख्या की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लखनऊ आगे बढ़ रहा है, आप इतने बड़े शहर को महिला होकर कैसे संभालेंगी। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी, क्योंकि महिला वो होती है जो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, अपने घर को सजाकर संवार कर और अपने घर को चलाने की कला वो अच्छी तरह जानती है और घर को सजाकर संवार कर सुसज्जित करके भी रखती है। बहुत बड़ी फाइनेंसर होती है, पढ़ी लिखी हो या ना हो। अगर उनके घर की इनकम कम है तो कम इनकम में घर चलाती है, और ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा में चलाती है। महिलाओं को होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी बोला जाता है। जी, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम करती हैं। तो चूंकि मैं भी महिला हूँ और अपने शहर को घर समझूंगी और शहर को आगे सजाकर संवार कर सुसज्जित करके रखूँगी अपने स्वभाव अनुसार, क्योंकि मैं भी महिला हूँ।
और उसका उदाहरण है कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय हमारी रैंकिंग 269 नंबर पर थी और इंदौर फर्स्ट नंबर पर था, भोपाल और बेंगलोर इस तरह सेकंड थर्ड नंबर पर थे और हमारा शहर 269 नंबर पर था। और मैंने उस समय एक संकल्प लिया था कि अगर मैं मेयर का चुनाव जीतूंगी तो लखनऊ को नंबर 1 पर लाने का पूरा प्रयास करूंगी और नंबर 1 पर लाऊंगी। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मैम, ये तो अचीवमेंट्स पे हम बात करेंगे। आपने लखनऊ में बहुत सारे कार्य किए हैं, डेवलपमेंट वर्क किए हैं, सौंदर्यीकरण किया है और बहुत सारी जो वर्क हैं जो कि हमारे दर्शकों को हम आज बताएंगे। उससे पहले मैम थोड़ा सा आपकी राजनीतिक सफ़र के बारे में, आपके करियर के बारे में, हमें ये भी पता लगा कि आप पूरे भारत में, अगर हमारी जानकारी सही हो, आप वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा की थी। इस पर क्या कहना है मैम? महिलाओं होने के साथ पहले नगर में मैं 3 बार महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही और यही का लखनऊ नगर की। और चूंकि उस समय भी महिलाएं बहुत कम निकलती थी बाहर, उस समय में मैंने सारी महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया था और यही कारण था कि मुझे दोबारा रिपीट किया गया। उस समय महिला मोर्चा टूट रहा था और ये हमसे अपेक्षा की गई कि महिला मोर्चा को जोड़ने का काम मैं करूँगी। तो मैं महिला मोर्चा को जोड़ने का काम किया और मुझे 3 बार उसमें रिपीट होने का अवसर प्राप्त हुआ। आप 3 बार महिला मोर्चा के आप अध्यक्ष रही थी, तो फिर उत्तर प्रदेश के लेवल पे, प्रदेश लेवल पे आप कब पहुंची? उसके बाद मैं प्रदेश पे में महामंत्री का मैंने दायित्व मुझे मिला पार्टी की तरफ से और मैंने पूरे प्रदेश में उस समय दौरा किया और महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। महिलाओं के सशक्तिकरण का उस समय दौर चल रहा था। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला बीजेपी का एक एजेंडा था, उसमें मैं उनमें पूरे प्रदेश का मैंने दौरा किया और उसमें काम किया। राजनीतिक सफ़र आपने क्या अपने कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दिया था? नहीं, राजनीतिक सफ़र तो मुझे पता नहीं कब शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं सेवा का कार्य पहले करती थी। अच्छा, समाज सेवा, सोशल वर्क करने का बहुत शौक था। जब मैं छोटी थी तो मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों की हेल्प करना और फिर जब स्कूल में गई तो स्कूल के बच्चों की हेल्प करना और उसके बाद फिर कभी भी कहीं बिना किसी बैनर के, शादी के बाद बिना किसी बैनर के उसके वर्क में आप करती रहती थी। कहीं बाढ़ आ गई तो कपड़े बांट देना, लोगों के घरों से इकट्ठे करना, बच्चों को किसी मलिन बस्ती में जाकर बच्चों को सफाई से रहना सिखाना। तो इस प्रकार के बिना बैनर के काम किया करती थी। और जब मैं ये काम कर रही थी तो उस समय चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से जुड़ी हूँ, मेरे पति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और मेरे पेरेंट्स भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, तो इसलिए सेवा का भाव शुरू से रहा। उस सेवा भाव को करते करते फिर मैं लायंस क्लब में जुड़ गई। लायंस क्लब वालों ने कहा कि आप तो बिना बैनर के काम कर रही हैं, हमारे बैनर तले काम करिए। अच्छा, ये जो आप क्या इस पीरियड को बताएंगे जब आप लायंस क्लब से आप जुड़ी, तो वो साल कौन सा था? हमारा एक आईडी के तौर पे 69-70 के आसपास, 69 में मैं 69-70 के मैं लायंस क्लब की मेंबर बन गई थी। उसके पहले तो मैं ऐसे ही जनरल काम किया करती। आप समाज सेवा कर रही थी 69 से 70 से पहले, आप बिना किसी बैनर के अम्ब्रेला के नीचे। अब आपको प्रेरणा की उस वक्त कब आपको ये प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे है ना और ज़्यादा बड़े स्केल पे काम करने के लिए, समाज सेवा, सोशल वर्क और महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए काम करने के लिए मुझे किसी ना किसी बैनर के नीचे आना पड़ेगा? ये आपके माइंड में कब आया मैडम? नहीं, मैंने सोचा नहीं कि बैनर के नीचे मुझे आना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास महिलाएं आने लगी अपनी समस्याएं लेकर। तो उनकी समस्याएं सुनते सुनते मुझे लगा कि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे राजनीति में आना चाहिए। और तब मैं इनकी समस्या का समाधान, क्योंकि जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं उनको कैसे आगे बढ़ा पाऊंगी। तो इसलिए मैंने लायंस क्लब के माध्यम से मैंने बहुत सेवा का कार्य किया। फिर रोटरी क्लब में पहले मैं जुड़ी थी, उसके बाद लायंस क्लब में जुड़ गई और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़ी थी। तो कब मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ कब मैं बन गई और कब राजनीति में आ गई, मुझे सबसे पहले राजनीति में आमंत्रित किया गया 80-81 में मैं प्रदेश की सीधे कोषाध्यक्ष बन गई थी। अच्छा, प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा में आप? भाजपा में कोषाध्यक्ष का कार्य, हालांकि मैं मंडल में भी रह चुकी थी पहले, महिला मोर्चा में नहीं थी उस समय। अब देखिए यहाँ पे बात वही आ गई ना, महिला होती है वो घर की जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, सीधा आपको पार्टी ने आपको कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष बना दिया। मंडल में महिला मोर्चा में कोषाध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं मंडल में पहले से जुड़ी हुई थी। हमारे वार्ड में, मंडल में मैं बराबर काम कर रही थी। मंडल की सदस्य भी रही, मंडल में उपाध्यक्ष रही। लेकिन महिला मोर्चा में पहली बार मुझे प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसी समय मुझे टिकट, मेरे काम को देखते हुए मुझे टिकट ऑफर किया गया था। अच्छा, टिकट वो किस काउंसलर के लिए, निगम पार्षद के लिए या विधायक का टिकट? अच्छा, एमएलए का हुआ था जब मैं कोषाध्यक्ष थी। लेकिन उस समय मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे लगा कि राजनीति में मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहले राजनीति में जाने से पहले लोगों का घर संवारने से पहले मुझे अपना घर संवारना चाहिए। हमारे बच्चे अगर इस एज में है, यंग एज में, अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो होगा कि मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों को, ये हमारे समाज का, हमारे देश का अंग है। अगर हम, हर माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, उनको घर से अच्छे संस्कार दे, तो निश्चित रूप से जो रेप जैसे कांड नहीं हो, अभया जैसे, निर्भया जैसे कांड नहीं होंगे अगर माँ ध्यान देगी बच्चों पर। तो मुझे लगा कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं राजनीति में आऊँगी। तो मैं उस समय कोषाध्यक्ष थी और मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मैंने मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं काम करती रहूँगी। क्योंकि फैमिली और बच्चों की वजह से कि इनका जो लालन पोषण है, इनको सही संस्कार है टाइम से, अभी क्योंकि छोटे बच्चे हैं सब, उनकी परवरिश हो जाए सही से, उनकी सही से परवरिश हो, उनको अच्छे संस्कार मिलें और वो अच्छे देश के नागरिक बने। और उस वक्त विधायक और एमएलए का टिकट आपने मना कर दिया कि मैं अभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगी। मैंने मना किया तो राम प्रकाश गुप्ता जी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और हमारे परिवार से उनका बहुत ज़्यादा, हमारे संघ के होने की वजह से हमारे परिवार में बहुत और जुड़ाव था। और संघ के सभी नाराज किसी को नाराज़गी हुई कि नहीं आप इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, गलत बात है, आप बात हमारी मान नहीं रही? उस समय मैंने जब मना किया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय कलराज मिश्र थे, वो भी हमारे पारिवारिक संबंध थे, क्योंकि संघ से भी मैं जुड़ी थी और वो भी संघ के से गए थे। तो सबका आना जाना होने की वजह से सबने मेरा काम देखा और सबने कहा कि आपको महिला की एक, क्योंकि प्रेमवती तिवारी यहाँ से कैंट से चुनाव लड़ा करती थी और कैंट से एक महिला की आवश्यकता थी और उनका लगा कि आप उनके अगेंस्ट अच्छा चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए मुझे ऑफर किया गया था। लेकिन मुझे लगा कि परिवार को मेरा परिवार नेग्लेक्ट हो जाएगा। सेवा का काम तो मैं करती रहूँगी, लेकिन राजनीति में मैं बच्चों को, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आऊँगी। तो मैंने मना किया जब टिकट, तो सब लोग हंस रहे थे कि लोग टिकट मांगते हैं और आपके घर आगे आपको दिया जा रहा है, आप मना कर रही हैं। तो राम प्रकाश गुप्ता जी ने मुझे कहा कि काम तो आप कर रही हो राजनीति में, और ऐसा करो, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो आप क्यों नहीं लड़ना चाहती? मैंने कहा हमारी पारिवारिक बच्चे अभी छोटे हैं और यहाँ पर मैं अकेली हूँ, तो मेरे बच्चों की देखभाल, नेगलेक्ट होंगे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं लड़ना चाहती तो फिर राजनीति में आई क्यों? तो मैंने कहा कि राजनीति में आऊँगी, मैं करूँगी काम, बहुत अच्छे से करूँगी। जब करूँगी तो पूरे मन लगा कर करूँगी, मेरा दो भागों में नहीं बटी रहूँगी कि घर भी देखना है और वो भी देखना है। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं चुनाव लड़ूँगी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, जो मुझे बाद में एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने बड़ा होने के नाते एक मुझे अच्छी राय दी थी। उन्होंने कहा कि जब आप अभी आपको ऑफ़र किया जा रहा है, जब आपको चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, उस समय पता नहीं परिस्थितियाँ क्या होगी, आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगी। तो इस समय तो आपको दिया जा रहा है, तो आप एक काम करो, आप भाटिया जी को चुनाव लड़ा दो और उसमें ये होगा कि हमें एक संघ का काम तो वो देख ही रहे हैं और हमें एक भाजपा में एक की बजाय दो कार्यकर्ता मिल जाएंगे। वो भी काम करेंगे और आप तो पीछे रहोगे नहीं, आप तो करते ही रहोगी। तो इसलिए हमें एक की जगह दो लोग मिल जाएंगे, तो चुनाव उनको लड़ाओ और मेहनत तुम करो। तो मैंने पूरा चुनाव अपने पति को लड़ाया और उनके साथ पूरे समय में मैं रही। और उसके बाद फिर जब आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रदेश से नगर को संभालने के लिए आवश्यकता थी। मेरे पति की जब डेथ हुई तो उस समय वो विधायक थे। अच्छा, एमएलए थे वो। अच्छा, वो जो टिकट जब मिली थी तो भाटिया जी को तो कंटेस्ट किया था, तो वो विनिंग 3 बार जीते 3 टाइम्स वो रहे 3 टाइम्स रहे, लेकिन वो 5-5 साल का पीरियड नहीं रहा, वो चुनाव जल्दी हो गए थे उस समय। चुनाव बहुत जल्दी हुए, लेकिन हर बार वो 1.5 गुना वोट बढ़कर जीते। और उसका कारण ये, जब वो जीते तो प्रेमवती तिवारी हमारे घर आई, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाटिया जी मुझे नहीं हरा सकते थे।
मुझे हराने वाली तुम हो, क्योंकि वो मैं अकेली थी और तुम दो हो गए, तुमने उनका साथ दिया इसलिए वो जीत गए। और मैं बधाई देने, वो उनकी खासियत ये है कि हारने के बाद वो हमारे घर बधाई देने आई थी। अपोजिशन से थी वो? अपोजिशन थी, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस से थी। और हमारे उन्होंने मुझे मैं उस समय काम कर रही थी उनके साथ, तो डोर टू डोर मैं जाती थी और कैंपेन में और पब्लिक मीटिंग में भाटिया जी रहा करते थे। यानी यहाँ पे 3, एक नारी, एक महिला और 3 रोल आप निभा रही थी, 3 कैरेक्टर आप निभा रही थी। एक घर को भी देखना है, फिर राजनीति को भी देखना, पॉलिटिक्स को भी देखना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात दर्शकों के लिए और ख़ासकर हमारी भारत की बेटियां और महिला और नारियों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है मैम, इंस्पिरेशनल स्टोरी है मैम की। आप देखिए कि है ना, बिजनेस में भी थे मैम। वो बिजनेस अपना क्या था? हमारा बिजनेस मेडिकल का है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, और वो भाटिया जी के समय से ही वो हमारा बिजनेस था। और जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय बिजनेस देखने वाला कोई नहीं था, मैंने बिजनेस को संभाला। और अपने बच्चों की शादियां करने के बाद ही फिर मैं दोबारा नगर में प्रवेश किया। मैंने नगर के अध्यक्ष के बनने का, जो आपको बता ही चुकी हूँ। फिर उसके बाद जब मुझे छत्तीसगढ़ का बनाया गया प्रभारी, मैं छत्तीसगढ़ भी गई। आपका जो चयन है उसमें नगर में तो आप पहले ही से, आप शुरुआत से ही, स्टार्टिंग आरंभ से ही आप एक्टिव थी, तो प्रॉपर इलेक्शन में आप कब आए आप कि आप है ना कंटेस्ट करना है? बस मुझे क्योंकि विधायक का टिकट उस समय नहीं मिला था, तो ये था कि मुझे, अब मैं फ्री हूँ पूरी तरह से, घर से भी फ्री हूँ, बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, अपना बेटा बिजनेस संभालेगा और मैं फ्री हूँ। तो इसलिए मुझे अब महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन पर मुझे काम करना चाहिए, महिलाओं की समस्याओं के लिए मुझे लड़ना चाहिए और उनके लखनऊ के लिए कुछ मुझे एक राजनीति में आना चाहिए। एक असाधारण काम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है। अब हम आपके लखनऊ के पे आकर के लखनऊ नगर निगम से जुड़ी हुई हम कुछ सवाल करेंगे मैम। सबसे पहले, क्योंकि आप महिला हैं और लखनऊ के नगर निगम के इतिहास में 100 साल में फर्स्ट वुमेन आप मेयर हैं, महिलाओं के लिए नगर निगम ने और आपने 2 से 3 बड़े काम आप बताइए। आप सबसे पहला काम तो मैं बताना चाहूँगी, लखनऊ नगर निगम में आने के बाद महिलाओं के लिए उस समय शौचालय हमारे प्रदेश की तरफ से बनाए जा रहे थे, तो महिलाओं ने मुझे अपनी समस्या बताई कि हम लोग जब शहर में निकलते हैं भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, पुरुष तो कहीं भी यूरिनल पॉइंट बना देते हैं कॉर्नर में खड़े जो, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें महिलाएं बीमार, मतलब जब अपने यूरिन को वो रोकेंगी तो बीमार भी पड़ने के डिजीज़ हो सकती हैं। तो ऐसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए हमारी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो पिंक टॉयलेट की एक बात आई थी, तो पिंक टॉयलेट हमने उस समय अपनी डिमांड रखी कि पिंक टॉयलेट हमारे शहर में बनने चाहिए। और आज हमारे उस समय 45 हम लोगों ने पास किए थे, लेकिन आज 50-60 से ऊपर हमारे पिंक टॉयलेट आज यहाँ बन चुके हैं नगर निगम के माध्यम से। ये हम देख रहे हैं, धरातल पे हमें दिख रहे हैं, और बाकायदा उसके बाहर हमने कई पिंक टॉयलेट पे हमने ये भी देखा फीमेल महिला वहाँ पे कर्मचारी भी दिखती है जी। दूसरा आप कुछ? दूसरा, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, उसमें जो महिलाओं के द्वारा ही वो टॉयलेट देखे जाते हैं और महिलाओं को एक रोजगार भी मिल रहा है उससे, और महिलाएं उससे सशक्त भी हो रही हैं। अच्छा, केयर टेकिंग के लिए महिलाओं को ही रखा गया है? ज़्यादातर महिला बल में रखते हैं हम, और नहीं अगर कहीं महिला मिली तो पुरुष रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश हमारी ये होती है कि महिला को रोजगार मिले और महिला वहाँ रहे। और दूसरा, महिलाओं के साथ महिलाओं को बात करने में, अपनी समस्या बताने में आसानी होती है, इसलिए महिला का रहना और भी अच्छा है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सोचकर महिलाओं को रोजगार भी देने की बात की गई। और दूसरा, हमने एक हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, तो पूरे देश में महिला दिवस मनाया जाता है, तो मैं महापौर बन चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि महिलाओं को सबसे पहला दिन, तो मेरा इस बात को बताने से पहले ये बताना चाहूँगी, मुझे ध्यान में आ गया कि मैंने महिलाओं को रोक दिया था, जो हमारे आरक्षण होता है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है सभासद के टिकट्स में, तो महिलाएं जीत कर आती हैं जिस पुरुष ने अपने क्षेत्र में काम किया और उनका वर्चस्व है वहाँ पर, उनको लगता है कि मैं जीतूंगा, अच्छा काम करूंगा, लेकिन महिला सीट हो गई, आरक्षण हो गया, उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ा दिया। नाम तो पत्नी का दिया लेकिन काम पुरुष ही करता है वो। और महिला को
पद मिलने के बाद भी अवसर नहीं मिलता काम करने का। उनके पति उनको दबा कर रखते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे। हाँ, नहीं ले सकती हैं लेकिन लेने का मौका ही नहीं दिया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि जब जब महिलाओं को मौका मिला उन्होंने अपना परचम लहरा के दिखाया है। उनको मौका ही नहीं दिया जाता। उनके पति उनको बाहर निकलने नहीं देते थे, उनसे बातचीत नहीं करने देते थे, खुद ही सारी समस्याओं पब्लिक से खुद मिलना, खुद ही सारे काम करना। और इसलिए मैंने पहली बार ये सदन में कह दिया था कि मैं जिस महिला जो जीत कर आई है उसी महिला को मैं सदन में आने दूंगी। उन्होंने कहा कि सदन की वो सदस्य हैं, वो नहीं आती थी तो उनके पति सदन में तो आगे नहीं बैठ पाते थे लेकिन वो पीछे बैठे रहते थे, तो कोई सारी समझ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप नहीं आएंगे, आपकी पत्नी जो पार्षद हैं वही सदन में आएंगी, और आएंगी तो मैं वो बोलेंगी और सीखेंगी क्या, लेकिन उनको बोलना नहीं आता और वो नहीं जान पाएंगी उनको क्या समस्या है। मैंने कहा आप लिख कर दीजिए, वो आएंगी और जब आएंगी तो धीरे धीरे सीख जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत महिलाएं कम आती थी, लोगों ने नागा करना शुरू कर दिया, नहीं आती थी। तो फिर मैंने महिला सदन किया था। महिला सदन का इनिशिएटिव आपने शुरुआत करी थी, उसमें जो महिला जो अपने आप को ना हिचकती थी, घबराती थी, और जो उपस्थिति प्रेजेंस जो है अपना सदन में उनका नहीं हो पाता था। 100% मैंने कहा महिलाएं जो हैं आज के दिन तो अवश्य आएंगी, महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं। हाँ। तो आज के दिन तो वो बोले या ना बोले आप उनको भेजेंगे। उनके पति से मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बोल नहीं पाएंगी। मैंने कहा आप लिख कर दीजिए और बुलवाना मेरा काम है, मैं बुलवा लूँगी उनको। और उसके बाद महिला सदन जब मैंने किया तो महिलाओं ने समस्याएं और जो महिलाओं की संबंधित जो बातें हैं वो निर्णय मैंने वहाँ पर किए, क्योंकि वो ऑफिशियल सदन नहीं था लेकिन उन निर्णयों को हमने अपने सदन में पास कराया। नेक्स्ट सदन जो हमारा हुआ तो उसमें हमने एक निर्णय लिया था महिला बाजार का, कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए एक महिला बाजार होना चाहिए। महिला बाजार बनाऊंगी जिससे, और वो उसकी शर्त ये होगी कि वहाँ पर महिलाएं ही जो दुकान किराया पे होगी या बेची जाएगी उसका ओनर महिला ही होगी। मैम ये हो गई महिलाओं से जुड़ी हुई सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लखनऊ नगर निगम के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है मैम, और एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत ही अच्छी निगाह से लखनऊ को अदब, लिटरेचर, साहित्य, संस्कार, बहुत डिसिप्लिन, अनुशासन के शहर इसे लखनऊ को कहा जाता है। तो पूरे लखनऊ में मैम जो नफासत का शहर कहलाता है। उर्दू भी आपकी भी अच्छी है, और उर्दू अदब में भी और हिंदी अदब में भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे महान लोग निकले हैं। पूरे लखनऊ में मैम नगर निगम में कितने जोन हैं, और वार्ड तो आई थिंक 110 हैं, क्या कहते हैं? 110 वार्ड हैं और हमारे जोन 8 हैं। हमने 8 भागों में उसको बांट रखा है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि इन 8 जोनों में मैं स्वयं जाके बैठती हूँ हर मंगल को। अच्छा, एवरी मंगल आप जा करके पूरा जायजा लेती हैं, निरीक्षण करती हैं? नहीं, सबका नहीं। मैंने एक सिस्टम बनाया कि एक महीने में 4 मंगल होते हैं और हमारे 8 जोन हैं। तो एक मंगल को हम 2 जोन में बैठेंगे तो हर महीने हमें बैठने का अवसर मिलेगा। और इस बात की मुझे तब मेरे मन में ख्याल आया कि जब मैं चुनाव के समय डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, और पहले भी अक्सर जो हमारे नेता लोग लड़ते थे उनके लिए कैंपेन करने के लिए जाती, तो जनता मुझे अक्सर ये कहती थी कि अच्छा चुनाव के समय आप लोग आ गए, उस चुनाव के बाद तो कोई दिखाई नहीं। आरोप जनता लगाती कि चुनाव के टाइम तो आप आ जाते लेकिन बाद में नहीं आते, आप नहीं आते। तो बाद में किसी भी नेता का डोर टू डोर जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो डोर टू डोर ही घूमता रहेगा तो अपने प्रशासनिक काम कैसे करेगा, और डोर टू डोर घूमेगा भी तो भी वो नहीं पहुंच पाएगा पूरे शहर में। तो मतलब अगर आज यहाँ पहुँचेगा तो साल भर बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पहुँचेगा। अगर पूरे शहर में चक्कर लगाएगा तो कठिन है और नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एक ये योजना बनाई कि मुझे पब्लिक से अगर टच में रहना है, उनके साथ मिलना है, उनके बीच में आना है, ताकि जनता ये ना कहे कि आप दोबारा। हमारी जो ग्रीवेंसेस है, यानी पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायत है, जो उनकी इश्यूज हैं, समस्या है, वो आप तक पहुँचे और उसका निवारण कैसे हो, उस पर कुछ आपने योजना बनाई? मैंने योजना बनाई कि वो हम तक, आम जनता हमारे तक पहुँचे और अपनी बात बताए और मैं उसका निवारण कर सकूँ। तो इस उद्देश्य से, और पब्लिक के बीच में रह सकूँ, इस उद्देश्य से मैंने ये योजना बनाई कि एक महीने में 4 मंगल होते हैं। और चूँकि ये लोक मंगल दिवस इसका नाम दिया, क्योंकि ये लोगों के मंगल के लिए दिवस मनाया और मंगल के दिन रखती थी, इसलिए इसका नाम लोक मंगल दिवस दिया। अंत में अपनी जनता से क्या कहना है मैम?
जनता से सबसे पहले तो मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनके सहयोग के कारण ही हम आगे बढ़ पाए और उनकी सहभागिता हमेशा बनी रहे। नहीं तो होता क्या है कि रात में डिवाइडर पेंट होता है, सवेरे उस पर लोग थूक कर उस पर चित्रकारी कर देते हैं। तो कृपया इस प्रकार के काम ना करें, सड़कों पर कूड़ा ना डालें और लखनऊ शहर आपका अपना शहर है, उसको सुंदर बनाने। और एक हमारे यहाँ लिखा हुआ है किसी किन्हीं उस पर 1090 पर आपने देखा होगा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ शहर को मुस्कुराइए आप लखनऊ में ही बनाए रखें और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और लखनऊ शहर को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाएं।